हेलो बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ। अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, या इस टॉपिक को कहें पीएच जो है आपका, छोटा पी और एच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको पोटेंश भी बोला जाता है, मतलब कितना पोटेंशियल है हाइड्रोजन को आयनाइज करने का, वो मेरा पीएच कहलाता है। जो आपका पीएच होगा उसमें, इसको हमने पीएच स्केल से नापा है। मैंने आपको कल लिटमस पेपर दिखाया था वीडियो में, जिसमें अलग अलग लिटमस पेपर पे अलग अलग ब्लू कलर आ रहा था, या रेड से जब ब्लू हो रहा था तो उस ब्लू में ना शेड्स थी कई सारी। वो अलग अलग शेड्स क्या प्रदर्शित करती हैं, कैसे मैंने बोला कि मेरा हैंड वॉश जो था ये जो है बड़ा ऑर्गेनिक सा है, बहुत उसके अंदर केमिकल्स नहीं है, या जो मैंने इस कपड़े धोने का साबुन था वो मैंने बोला कि इसमें ज़्यादा केमिकल्स हैं, उसने बहुत जल्दी उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, इनको चेक करने के लिए हमारे पास एक पीएच स्केल है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। मतलब हाइड्रोजन जो आयन है कितनी जल्दी मेरा घुल रहा है पानी में और H पॉजिटिव आयन्स बना रहा है। अब आप देखिए कि जल में या अम्ल डालें या क्षार डालें तो दोनों ही ऊष्माक्षेपी होते हैं, ऊष्मा निकलती है, मैंने बताया है। इसीलिए जब भी हम तनुकृत करते हैं तो उसे हिलाते हुए करते हैं और पानी के अंदर कुछ बूंदें डालते हुए करते हैं। ये तनुकरण वाली प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं वापस पीएच पर आती हूँ। तो जो मेरे पीएच हैं, पीएच का मान क्या होता है उसको बताने से पहले एक बार टेबल समझा दूँ आपको, ये पीएच पेपर, ताकि आपको ऊपर वाला टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटा, ये एक स्ट्रिप है, पीएच स्ट्रिप जिसे कहा जाता है। इसके अंदर अलग अलग रंग है। ये 7 जो है ये आपका ना अम्ल है ना क्षार है। इससे नीचे वाला सारा अम्ल और इससे ऊपर वाला सारा क्षार, लेकिन रंग अलग अलग हैं आपके। और जितना पीएच आपका 7 से दूर जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा बनता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके जो H पॉजिटिव आयन है, अब इस चित्र से समझिए कि 7 पर बहुत थोड़े H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, और धीरे धीरे H पॉजिटिव आयन्स के निकलने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स हो रहे हैं। HCl ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन्स को निकाल रहा है, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग हो गया। जिसका pH 7 है, 7 का मतलब वो न्यूट्रलाइज्ड है, उदासीन है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। और 0 से 7 तक लेकर हमारा अम्ल, और 7 से 14 तक हमारा क्षारीय प्रकृति की वस्तुएं पाई जाती हैं। अब आप देखिए, इन्होंने जो इसमें दिखाया है कि हमारा 7 से 14 तक वाला है, और यूनिवर्सल जो भी इंडिकेटर्स हैं हमारे, उनसे हम इसको दिखाते हैं। और ये टेबल आपको मुझे फिल करके दिखानी है लगभग। चलिए अभी के लिए हम इसको छोड़ देते, क्योंकि हम स्कूल में मैं आपको पीएच पेपर प्रोवाइड करवाती, फिर हम इसके कलर देख के पीएच का मान हम लगाते। ये अगर हमारे स्कूल खुलेंगे तब हम इस एक्टिविटी को दोबारा से कर लेंगे। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। इनकी जो भी मैंने बताया स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन आपके उत्पन्न हुए हैं। आपका जो पीएच पेपर पे अगर आपका 7 है तो ना वो अम्ल है ना वो क्षार है, लेकिन अगर 6.5 है तो वो बहुत ही दुर्बल अम्ल है, अगर 1 है तो वो बहुत ही प्रबल अम्ल है आपका। ये हमारी प्रबलता को दिखाता है कि जो हमारा अम्ल है वो बहुत दुर्बल है, या बहुत जो हमारा क्षार है वो बहुत प्रबल है या वो बहुत दुर्बल है। यहाँ से हम हमारे अम्ल की और क्षार की दुर्बलता और प्रबलता का तो अब हम हमारी पीएच की पावर समझ चुके हैं कि जो पीएच है मेरा 7 पे होगा तो ना वो अम्ल ना वो क्षार, वो होगा मेरा उदासीन विलयन। अगर 7 से कम है तो वो मेरा क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय विलयन होगा। जितना भी 7 से दूर जाता जाएगा, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ आते आते, इसके नज़दीक आते आते इनकी स्ट्रेंथ, इनकी पावर धीरे धीरे कम होती हमारी जाएगी। ये आपको नोट कर लेना है
कि पीएच की पावर 8 वाला वीक बेस है, मतलब वीक क्षार है, पीएच 5 वाला वीक क्षार है, पीएच 1 वाला स्ट्रॉन्ग है आपका प्रबल अम्ल है, सॉरी पीएच 5 वाला दुर्बल अम्ल है, पीएच 1 वाला प्रबल अम्ल है, पीएच 12 वाला प्रबल अम्ल है, पीएच 14 वाला प्रबल क्षार है, सॉरी प्रबल क्षार है 12 वाला भी आपका। तो इस तरह से ये टेबल आपको यहाँ पर दी हुई है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, 7 से जितना दूर जाते जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये तो हमारा हो गया पीएच की वैल्यू चेक करने का कि हम हमारे पीएच की वैल्यू कैसे चेक करेंगे। अब इस पीएच का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों ये पीएच पेपर बनाया गया या क्यों हमें पावर देखने की ज़रूरत पड़ी है। क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हमारे पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा जो मैक्सिमम जीवन है वो 7 से 7.8 तक वेरी करता है बेटा जी। मैक्सिमम लाइफ जो है 7 to 7.8 पीएच के बीच में ही काम करते हैं। बारिश के टाइम पे, जैसे इस टाइम पे हमारा कॉमन सा कंसेप्ट, अब की बार हमारा एसिड रेन नहीं हुआ लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी एसिड रेन थी। अगर बारिश का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा में क्या क्या मिला हुआ होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पीएच है 5.6 से भी कम हो गया, मतलब अम्ल की मात्रा उसके अंदर बढ़ गई है। 7 में उदासीन था लेकिन अभी उदासीन ना होकर ये अम्ल हो गया है, आपका अम्लीय हो गया, जो फिर बाद में हमारे पेड़ पौधों को, हमारे जानवरों को, हमारे जलाशयों को नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी का पीएच, अब आप सोच के देखिए, आपको खाद डालनी है तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि जिस मिट्टी में मैं पौधा उगा रही हूँ वो अम्लीय मिट्टी है या वो क्षारीय मिट्टी है। क्षारीय मिट्टी में आप अम्लीय खाद डालेंगे क्योंकि उदासीन करना है, और अम्लीय मिट्टी में आप क्षारीय खाद डालेंगे। अगर मिट्टी क्षारीय हो गई है तो उसके अंदर अम्लीय खाद डाला जाता है। आप ध्यान दीजिए, अगर एसिड रेन के कारण मिट्टी अम्लीय हो गई तो उसमें पौधे नहीं उगेंगे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अम्ल बढ़ गया है, अम्ल मतलब बढ़ गया है आपका एसिड, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए मुझे उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, तभी मेरा लवण बनता है। और इस रिएक्शन को मैंने बताया था आपका कौन सी रिएक्शन है, उदासीनीकरण रिएक्शन है। ये उसी के उदाहरण है बेटा इस पेज के अंदर। उदासीनीकरण रिएक्शन के कारण ही हम हमारे पेड़ पौधे उगा पाते हैं। तो हम पहले मिट्टी का पीएच चेक करते हैं और उसमें उसी के अकॉर्डिंग अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पाचन तंत्र में। आप सबको मैंने पढ़ाया था हमारा पाचन तंत्र, और बताया था कि हमारे स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और वो अगर आप, जैसे बच्चे इस टाइम पे बड़ा ट्रेंड है कि खाना कम खाते हैं अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए, या चटर पटर जंक फूड खा लेते हैं, जिससे खाली पेट उनका HCl तो बनता रहता है पेट के अंदर। 12 बज गया है, 1 बज गया है, आपने खाना नहीं खाया है, तो आपके पेट के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण आपको क्या हो गया है, एसिडिटी हो गई है। और एसिडिटी होने के कारण आपके पेट में जलन है और दर्द हो रहा है। इससे मुक्त होने के लिए हम क्या करेंगे, मैं फिर बता दूं, एसिड बढ़ गया, एसिड के प्रभाव को घटाने के लिए उसमें क्या मिला दो, बेस, ठीक है। बेस मिलाएंगे तो मेरा लवण बनेगा, सोल्ट बन जाएगा, मतलब एसिड का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या पिलाएंगे, इस जिसको एसिडिटी हो गई है उसे हम एंटा एसिड पिलाएंगे। एंटा एसिड का मतलब जो हमारे एसिड को ख़त्म कर देगा, जो पेट में एसिड हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफ़ी कॉमन है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपका एंटा एसिड की तरह काम करता है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है, एंटा एसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। जो इनो वगैरह आप लोग पीते हैं, खट्टी टकारें जब आती हैं, तो वो क्या है, पेट की बढ़ी हुई एसिडिटी को कम करने के लिए क्षारीय पदार्थ हमें दिए जाते हैं। फिर है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांत सड़ जाते हैं पीएच के कारण हमारे। आप सब ने देखा होगा, छोटे भाई बहनों के या आप में से भी किसी के मुंह में कैविटीज हो गई होंगी, कीड़े लग जाना जिसे हम बोलते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे दांत का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, इनेमल पर जो उसके ऊपर परत है इनेमल की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। और किससे बनी हुई है, वो हमारी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई है।
सबसे स्ट्रॉन्ग है कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई, लेकिन उसके बाद भी उसमें कीड़े लग जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं। वो क्यों होती है? हमने जब जो भी खाना खाया तो उसके अंदर जो शर्करा थी वो मुंह के अंदर ही रहती है, और शर्करा उस समय हमारे मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम कर देती है और अम्लीय बना देती है हमारे मुंह के माध्यम को। और उस दौरान हमारे यहाँ पर जो कैविटीज़ बनती हैं अम्ल के ज़्यादा होने के कारण दांतों को संक्षारित करते हैं, और हमारी दांतों की ऊपरी परत इनेमल को हटाकर हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कैसे बचें? ब्रश करते रहें। ब्रश में क्या होता है? क्षारीय ब्रश होता है, मतलब बेसिक उसके अंदर मिलाया जाता है, क्षारिक पदार्थ उसके अंदर मिलाया जाता है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से भी आत्म रक्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमारी आएंगी कि एक तो मधुमक्खी का डंक आएगा। मधुमक्खी को बचाने के लिए प्रकृति ने एक डंक दिया है, जो आपका क्या है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड या मिला हुआ है आपका, जो हमारा मिथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं आप उसे, या उसे आप फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं। मिथेनोइक एसिड ये हमारे शरीर में जब डंक मारती है, स्टिंग मारती है, तो इस एसिड को छोड़ती है। इसी का दूसरा नाम है फॉर्मिक। अब एसिड उसने हमारे शरीर में डाल दिया, हमें जलन हुई, सूजन हुई, तो हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे? हम उससे बचने के लिए अपने जो भी बेकिंग सोडा वगैरह है वो हम उपयोग करते हैं मधुमक्खी के काटने पर। लेकिन ध्यान रखिए, जो येलो कलर का वास्प आपके घर में घूमता है, जिसे हिंदी में ततैया या भिरट भी बोला जाता है, वास्प आपका एसिड नहीं डालता। वास्प जब आपको डंक मारेगा तो वो आपको बेसिक पदार्थ उसके अंदर डालेगा, क्षारीय डंक मारता है, तो आप उस समय उस पर बेकिंग सोडा नहीं लगा सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, वास्प के अलावा एक पौधा भी, आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर एक नेटल पौधा होता है बेटा। नेटल पौधा क्या है, उसका डंक जो होता है उसके अंदर भी मेथनोइक अम्ल होता है। नेटल के पौधे पर गलती से अगर आपने हाथ लगा दिया तो आपके पूरे हाथों में जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके छोटे छोटे कांटे आपके शरीर में जाएंगे और वो मिथेनोइक अम्ल डालेंगे, दर्द होगा। तो उससे बचने के लिए उसका इलाज भी प्रकृति ने उसके बगल में ही बना रखा है। डाक नाम का पौधा होता है, डाक के पत्ते होते हैं, उसको आप उसी समय उस स्थान पर रगड़ दीजिए। वो क्या है, क्षारीय पत्ता है। जो डाक है उसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है, जिसके चलते वो हमारे दर्द को ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से हम नेटल के असर से बच पाते हैं। ये देखिए आपकी बुक के अंदर भी इन्होंने देखा रखा है कि हमारे आत्म रक्षा के लिए मधुमक्खी और नेटल का दे रखा है। ये नेटल की पूरी आपको बॉक्स के अंदर दे रखी है स्टडी। अब इससे आगे जो ये लास्ट टॉपिक आज का है हमारा, फिर हम लवण परिवार स्टार्ट करेंगे। वो क्या है आपका, कुछ पदार्थों के अंदर, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, खट्टे दूध में लैक्टिक, दही जिसको आप बोल सकते हैं। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में सिट्रिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर आते हैं ये। चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है बेटा। और इसके बाद हमारा लवण परिवार स्टार्ट होता है, जिसकी वीडियो मैं अगले सेक्शन में बनाकर आपको भेजती हूँ। इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए मेन पॉइंट्स जो मैं बताती हूँ। बाय।